युयांग सिटी पर किन सेना की विजय को 2 महीने बीत चुके थे। बुआन कैंप के 3 लाख सैनिकों में से 50,000 एलीट वॉरियर्स और 50,000 लॉजिस्टिकली ट्रेन्ड सोल्जर्स ने सरेंडर्ड सेना का कंट्रोल संभाल लिया, जबकि बाकी सेना तेजी से यन के दिल जी सिटी की तरफ बढ़ चुकी थी। आज यन का ज्यादा हिस्सा किन के कब्जे में आ चुका था और अब जी सिटी सिर्फ एक कदम दूर था। जनरल, हम जी सिटी से केवल 30 मील दूर हैं। जांग हान ने घोड़े की चाल रोककर जोर से रिपोर्ट की। जाओ फेंग की आंखों में ठंडी चमक उभरी। बहुत अच्छा। आदेश सुना दो, पूरी रफ्तार से आगे बढ़ो। रात गिरते ही हम जी सिटी के बाहर कैंप लगाएंगे। जी जनरल, जांग हान ने जवाब दिया और आवाज लगाई। जनरल का हुक्म, सभी ट्रूप्स जी सिटी की ओर दौड़ लगाओ। सिर्फ 3 महीनों में जाओ फेंग अपनी सेना के साथ दुश्मन की राजधानी तक पहुंच गया। यन की विस्तृत भूमि और जी सिटी का फार ईस्ट में होना किसी और जनरल के लिए नामुमकिन था, पर जाओ फेंग के हाथों यन की सेना टूटकर बिखर चुकी थी। बचे खुचे सैनिक जी सिटी में घुसकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। यन के पास अब ना कोई प्रतिभाशाली जनरल बचा था, ना ही लड़ने की हिम्मत। 70,000 बॉर्डर ट्रूप्स बुला लेने के बाद भी उनके पास टोटल 2 लाख से थोड़ा ज्यादा ही सेना बची थी, और उनमें से भी आधे बिना ट्रेनिंग के, डरपोक और कमजोर। जी सिटी, रॉयल कोर्ट। रिपोर्ट, महाराज, बहुत ही भयानक खबर है। किन की कैवलरी तेजी से आ रही है। वो अब राजधानी से सिर्फ 20 मील दूर हैं। दरबारी सिपाही धड़कते कदमों से अंदर घुसा। कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी? यन के राजा का चेहरा सफेद पड़ गया। पूरा यन एक के बाद एक किन की सेना के सामने गिरता चला गया, और वुआन कैंप की शक्ति, उसका सामना करना नामुमकिन था। वो सीमालिन अभी तक लौटा नहीं? एक मंत्री आगे बढ़कर बोला, महाराज, सीमालिन अभी तक वापस नहीं आए, उनका पता नहीं। राजा की आंखों में घबराहट बढ़ गई। सीमा पर क्या खबर है? इस प्रश्न पर पूरे सभा में सन्नाटा छा गया। आखिर एक मंत्री ने भारी सांस लेकर बोला, महाराज, जैसे ही हमने बॉर्डर से फौज वापस बुलाई, दोंगहू हमारी सीमा पार कर गए। पुरानी स्थिति का हमें पता नहीं, किन के हमले के कारण हम जांच नहीं कर पाए। राजा के चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि एक खतरनाक खुशी चमक उठी। दोंगहू अंदर आ गए? यही तो मैं चाहता था। सभा जैसे बिजली से हिल गई। क्या महाराज, आपने दोंगहू से मिलाप किया? ये तो धर्म, देश और खून की बेइज्जती है। दोंगहू तो हमारे लोगों को पशु समझकर काट डालते हैं। महाराज, आपने ये कैसे सोच लिया? एक वृद्ध मंत्री गुस्से से कांपते हुए आगे बढ़े। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? राजा गरज उठा। महाराज, मंत्री ने उंगली सीधी राजा की तरफ उठाई। विदेशी दरिंदों को देश में बुलाना ये देशद्रोह का सबसे बड़ा अपराध है। ये पाप, कलंक और बेइज्जती आपको सदियों तक सताएगी। महाराज, आप गद्दी के लायक नहीं। ये राज, ये देश, ये लोग सब आपने धोखे में डाल दिए। बस, राजा चीखा, पकड़ो इसे, कैद में डालो। पर उससे पहले दूसरे मंत्री खड़े हो गए। महाराज ने अपने लोगों का सौदा कर दिया। दोंगहू को अंदर लाना मतलब अपनी ही कौम की गर्दनें उनके हाथ में देना। हम ऐसे राजा की सेवा नहीं कर सकते। महाराज, आपने यन की परंपरा, अपने पुरखों और अपनी प्रजा सबका अपमान किया है। ये राज आपके लायक नहीं। गद्दार! धमाल मच गया। 100 मंत्रियों में से आधे से ज्यादा राजा के खिलाफ खड़े हो गए। वक्त बदल गया था। चाहे राज्य अलग अलग हों, पर सब एक ही संस्कृति के, एक ही विरासत के हुआ शिया वंश के थे। दोंगहू जैसे जंगली नरभक्षी ट्राइब्स को देश के अंदर लाना, ये मौत का हुक्म था। ये देशद्रोह था। ये इंसानियत का खून था। राजा के पैर कमजोर पड़ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने मंत्री उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। पल भर के लिए वो हिल गया। क्या मैंने गलत फैसला किया? पर अगले पल उसकी आंखों में जुनून लौट आया। मैं यन का राजा हूं। मैं जो करूं वो यन की भलाई के लिए होता है। किन ने हमें दबाया, की और चू ने हमें छोड़ा। दोंगहू को बुलाना मेरी मजबूरी थी। यन के जीवित रहने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। पर जब उसने दोबारा मंत्रियों की तरफ देखा, तो हर आंख में सिर्फ घृणा थी।
ना कोई सम्मान, ना कोई विश्वास, ना कोई वफादारी। सब उसे गद्दार मान चुके थे। सभा के सबसे प्राचीन मंत्री यन चैन आगे बढ़े। महाराज, आपके जैसे मूर्ख राजा से ज्यादा पापी इस दुनिया में कोई नहीं। आपने जो किया है वो किंग यू ऑफ जॉ के कलंक को भी पार कर गया। जीशी, सदियों तक लोग आपको गद्दार के नाम से याद करेंगे। हम ऐसे राजा के मंत्री रहने का कलंक नहीं झेल सकते। आपने पूरी उत्तर सीमा के लोगों को मौत के हवाले कर दिया। सभी मंत्री एक सुर में गरज उठे। सभा आक्रोश से भर गई और यन का राजा पूरी तरह अपने होश खो बैठा। राजद्रोह, ये सब राजद्रोह है, वो चीखता रहा। तुम सबको मौत चाहिए ना? तो ठीक है, मैं तुम सबको मौत दूंगा। गार्ड्स, इन गद्दार मंत्रियों को तुरंत पकड़ो और वहीं पे सर काट दो। राजा के इस एक हुक्म ने पूरी सभा में सन्नाटा जमा दिया। फिर भी जो मंत्री उसे गद्दार कह रहे थे वो एक कदम भी पीछे नहीं हटे। इंपीरियल गार्ड्स तेजी से दरबार में घुस आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन मंत्रियों को देखा जो राज और धर्म के लिए अपनी जान देने को तैयार खड़े थे, उनके कदम ठिठक गए। उन्होंने कोर्ट में चल रही बहस सुनी थी। उन्हें पता चल चुका था, उनका ही राजा देश के दुश्मनों के साथ मिला हुआ था। बॉर्डर से सेना हटा लेना मतलब डोंगू जैसे जंगली ट्राइब्स के सामने पूरा उत्तर खुला छोड़ देना। ये सिर्फ एक बड़ी भूल नहीं थी, ये देशद्रोह था। गार्ड्स के दिल गुस्से से भर गए, पर राजा का आदेश ठहरा था। उनकी वफादारी उन्हें मजबूर कर रही थी। तुम लोग रुक क्यों गए हो? पकड़ो इन गद्दारों को, अभी के अभी, राजा चीखा। गार्ड दो दुविधा में आगे बढ़ने ही वाले थे कि रिपोर्ट, चीन की वैनगार्ड राजधानी के दरवाजे पर पहुंच चुकी है। लगता है वो हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। एक शहर रक्षा अधिकारी हाँपते हुए भागा आया। क्या? वो तो अभी 20 मील दूर थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? राजा का चेहरा बर्फ की तरह सफेद पड़ गया। मिनिस्टर्स को तो वो डरा सकता था, पर चीन की सेना? जाओ फेंग? नहीं, उनके सामने उसका राज्य अधिकार बेकार था। चिंग यहां उसी अथॉरिटी को मिटाने आया था। जिचेंग के बाहर चिन कैंप। लाख भर कैवलरी हवा की तरह धरती को चीरती हुई शहर के सामने आ खड़ी हुई। जाओ फेंग ने ठंडी हवा में ऊपर उठती धूल को देखकर हल्का सा मुस्कुराया। 3 महीने हो गए, आखिर हम जिचेंग तक आ ही गए। कल सुबह हम शहर तोड़कर राजा यान को पकड़ लेंगे। यान का राज खत्म हो जाएगा। जांगहेन घोड़े से उतरकर बोला, जनरल, अब जब हम पहुंच गए हैं, क्या हम यान की सेना को डराने के लिए तीर बरसा दें? जाओ फेंग सोच ही रहा था कि रिपोर्ट, एक गोपनीय संदेश अभी अभी आया है। एक पर्सनल गार्ड दौड़ता हुआ आया, हाथ में सील्ड लेटर पकड़े। जाओ फेंग ने खोला और पढ़ते ही उसका चेहरा काला पड़ गया। औध, ये राजा यान जी शी, ये आदमी कितना नीचा गिर सकता है? जाओ फेंग ऐसे गुस्से में था जैसे पूरी जमीन को चीर दे। साथ खड़े जनरल्स चौंक गए। जांगहेन ने धीरे से पूछा, जनरल, क्या हुआ? जाओ फेंग ने जवाब नहीं दिया, बस रिपोर्ट उसके हाथ में दे दी। जांगहेन ने पढ़ी और उसकी मुट्ठी कांपने लगी। ये घृणाजन्य बेवकूफ़ी! ऐसे इंसान को राजा कहना भी बेहुदा है। विदेशी ट्राइब से गठजोड़, इसीलिए उसने बॉर्डर सेना को वापस बुलाया ताकि जंगली लोग खुलेआम हमला कर सकें। ये तो हद है। जांगहेन गरज उठा। आसपास के जनरल्स भी गूंजने लगे। राजा यान में विदेशियों से हाथ मिला लिया, वो भी डोंगू से। जनरल, हुक्म दीजिए, आज ही शहर तोड़ देते हैं। ये सिर्फ यान की बात नहीं, पूरी हुआशिया की मर्यादा का सवाल है। अगर डोंगू उत्तर सीमा पार कर गए तो लोगों का कत्लेआम होगा। हम ये होने नहीं दे सकते। सब जनरल्स एक सुर में गरज रहे थे, गुस्से और दर्द से भरे हुए। चीन की सेना समझ चुकी थी, यान के लोग भी अब उनके ही लोग हैं। उनको बचाना उनका फर्ज है। डोंगू के आने का मतलब था लूटमार, बलात्कार, कत्ल, आग और शहरों का साफ हो जाना। सबको ये पता था। जाओ फेंग ने गहरी सांस ली और ठंडी नज़रों से जिचेंग को देखा।
मैं सोचता था राजा यान सिर्फ घबराहट में सेना वापस लाया है। सोचता था शायद वो अब भी सुधर सकता है। पर अब जब साबित हो गया है कि वो दुश्मन का साथी है, तो उसकी मौत तय है। हवा भी उसके गुस्से से कांप उठी। इस युग के जंगली ट्राइब्स कभी तमीज से जीने वाले नहीं हुए। जाओ फेंग ने अपनी पिछली जिंदगी की यादों से उनकी क्रूरता देखी थी। वो लोग जानवर नहीं, जानवर से भी बुरे थे। जहां से गुजरते सब कुछ बर्बाद होता। जनरल, जनरल ने जोर से चीखा, हुक्म दीजिए। चैंग हैन एक घुटने पर झुक गया। जनरल, कृपया आदेश दीजिए। बाकी सारे जनरल्स भी तुरंत जमीन पर झुक गए, एक स्वर में ज़ाओफिंग को प्रणाम करते हुए। रुको, ज़ाओफिंग ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उसकी आंखों में पहली बार इतनी गहराई थी। ये शहर के सैनिक वही लोग हैं जो कभी यन की उत्तर सीमा की रक्षा करते थे। मुझे यकीन नहीं कि उनमें जरा सी भी इंसानियत न बची हो। यन का राजा, अपने ही लोगों का विश्वासघाती। जब ये बात दुनिया भर में फैल जाएगी, वो हर किसी की नफरत का निशाना बनेगा। इतिहास में जो अपनी कौम का गद्दार बनता है, वो कभी माफ नहीं होता। सारे सैनिक फॉर्मेशन में आ जाओ, जंग की तैयारी करो। ज़ाओफेंग ने गरजते हुए हुक्म दिया। अपने घोड़े को दबाकर वो सीधा जी सिटी की तरफ दौड़ पड़ा। पूरी सेना, सुप्रीम जनरल का हुक्म सुनो। ज़ांग हैन ने भी जोर से आवाज लगाई। जी सिटी के शहर की दीवारों पर कीन सेना की तैयारी देखकर यन के रक्षक सैनिकों के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। यन की सीमा सेना को बहुत पहले यहाँ तैनात किया गया था। वीर अनुभवियों से भरी ये सेना ही शहर का असली सहारा थी। जनरल गोनसुन, एक कीन कैवलरीमैन दीवार की तरफ आ रहा है। शहर रक्षा के कमांडर ने गोनसुन ग्वांग को सूचित किया। शायद हमें समर्पण करने के लिए मनाने आया होगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, गोनसुन ग्वांग ने गंभीर स्वर में कहा। कमांडर चुप हो गया। वो शहर रक्षा का मुख्य था, पर युद्ध का अनुभव कम था, इसीलिए वो हर फैसले में गोनसुन ग्वांग पर ही निर्भर था। थोड़ी देर बाद ज़ाओफेंग घोड़े पर सवार शहर के दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ। इस शहर का अधिकार किसके हाथ में है? ज़ाओफेंग की आवाज दूर तक गूंज गई। गोनसुन ग्वांग ने कमांडर की तरफ देखा। जनरल गोनसुन, कमांडर ने कहा, राजा ने मुझे शहर की रक्षा दी है, पर सेना पूरी सीमा के सैनिकों की है। आप ही इस कीन जनरल की बात सुनिए। गोनसुन ग्वांग ने हाँ में सिर हिलाया और दीवार के ऊपर जाकर खड़ा हो गया। मैं गोनसुन ग्वांग हूँ, उसमें पुकार कर कहा। मैं ज़ाओफेंग हूँ, ग्रेट कीन का सुप्रीम जनरल, उआन आर्मी का कमांडिंग ऑफिसर। ज़ाओफेंग! नाम सुनते ही गोनसुन ग्वांग, कमांडर और दीवारों पर खड़े सारे सैनिक कांप गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ज़ाओफेंग अकेला सिटी गेट तक आ जाएगा। एक तीर का वारिश भी उसकी मौत के लिए काफ़ी होता। जनरल ज़ाओ की ख्याति हम सब सुन चुके हैं, लेकिन अगर आप हमें समर्पण करना चाहते हैं तो ये असंभव है। हम कमज़ोर ज़रूर हैं, पर राजा का आदेश हम कभी नहीं तोड़ सकते। ज़ाओफेंग की आवाज़ ठंडी पर आग जैसी तेज थी। मैं यहाँ सिर्फ एक बात कहने आया हूँ। अगर उस बात के बाद भी तुम यन के राजा का साथ देते रहे, तो जब मैं इस शहर को तोड़कर अंदर आऊँगा, एक भी सैनिक को नहीं छोड़ूंगा। उसके शब्दों में वो कठोरता थी जो किसी सेना जंग को हिला दे। गोनसुन ग्वांग के चेहरे पर तो बदलाव नहीं आया, पर अंदर से वो हिला हुआ था। युद्ध के नियम कहते हैं, दो फौजों के बीच दूत को नहीं मारा जाता। बोलिएगा, क्या कहना चाहते हैं? ज़ाओफेंग ने आसमान की तरफ देखकर गरजते हुए कहा। यन का राजा अपनी ही कौम का गद्दार बन चुका है। उसने उत्तरी ट्राइब से गुप्त समझौता किया है। इस वक्त उनकी सेना यन की सीमा पार कर चुकी है। क्या तुम सबको ये पता था? क्या? गोनसुन ग्वांग का रंग उड़ गया। कमांडर भी कांपने लगा। नहीं, ये झूठ है। हमारे राजा कभी इतनी मूर्खता नहीं कर सकते। नॉर्दर्न ट्राइब्स, उन पर भरोसा? ये असंभव है। जनरल ज़ाओ, ये सब गलत है।
ज़ाओफेंग ने ठंडी हंसी के साथ एक सील्ड रिपोर्ट निकाली। सच देखना हो तो खुद पढ़ लो। उसने कागज को गोला बनाकर ऊपर उछाल दिया। गोनसुन ग्वांग ने तुरंत पकड़ा और खोला, और उसकी आंखों की चमक एक पल में बुझ गई। सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, डोंगू की सेना दक्षिण उतर आई है, यन की सीमा बेसुरक्षा है, शियांगपिंग गिर चुका है, नगर के लोगों का कत्लेआम हो गया, थोड़े ही लोग बचे हैं। नहीं, राजा हमें धोखा नहीं दे सकता। वो बोलकर गया था कि सीमा पर तुरंत रीइंफोर्समेंट भेजे जाएंगे। ये सब कैसे हो सकता है? शियांगपिंग, वही नगर जहां गोनसुन ग्वांग का घर था। उसके परिवार वाले हॉस्टेज बनकर जी सिटी में थे, पर उसके गांव के लोग सब वहीं थे। कमांडर ने भी कागज झांक कर देखा और बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। ज़ाओफेंग ने शब्द दर शब्द उनकी आत्मा पर वार किया। यन का राजा डोंगू से मिलकर कीन के खिलाफ साजिश कर रहा था, इसीलिए उसने सीमा सेना को वापस बुला लिया। गोनसुन ग्वांग ने लहू भरी आंखों से नीचे खड़े ज़ाओफेंग को देखा। जनरल ज़ाओ, क्या ये सब सच है? युद्ध में झूठ आम बात है, पर जब मेरी सेना तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है, मुझे झूठ की ज़रूरत ही नहीं। तुम सब सीमा योद्धा हो, तुम जानते हो कि नॉर्दर्न ट्राइब्स कितने कठोर और खूनी होते हैं। हर एक पल जो तुम यहाँ बर्बाद कर रहे हो, नॉर्थ में लोग मारे जा रहे हैं। चाहे कीन कितने भी राज्यों में बटा हो, हम सब एक ही लोग हैं, हम सब ह्वाक्शियाँ हैं। मैं यहाँ सिर्फ कीन के लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए आया हूँ। पर अगर तुम फिर भी विश्वासघाती राजा का साथ दोगे, तो सुन लो, जब मैं इस शहर पर हमला करूंगा, तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। ज़ाओफेंग ने दीवारों पर खड़े यन के सैनिकों को देखा। सभी के चेहरे पर उलझन, दर्द और विश्वासघात का संकट था। फिर उसने अपनी आखिरी चेतावनी दी, यन के सीमा योद्धाओं, यन का राजा देशद्रोही बन चुका है। अगर तुम अब भी उस गद्दार का साथ दोगे, तो मैं ज़ाओफेंग कसम खाता हूं, जब मैं इस शहर की दीवारें तोड़कर अंदर आऊंगा, तुम में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। ये कहकर वो अपने घोड़े को मोड़ गया। चलते चलते उसकी आखिरी पुकार आई, आधा धूप जलने का समय, बस उतना वक्त तुम्हारे पास है। उसके बाद मैं हमला कर दूंगा, फिर दया का एक भी पल नहीं मिलेगा। चैप्टर 224। जब ज़ाओफेंग घोड़े पर मुड़कर जा रहा था, जी सिटी की दीवार पर खड़े सीमा सैनिक एकदम से हंगामा मचा दिए। जनरल गोंगसुन, क्या वो चिन जनरल जो आया था सच कह रहा था? राजा ने वाकई विदेशी ट्राइब्स के साथ मिलकर साजिश की है क्या? हम सब उत्तर सीमा से हैं, अगर विदेशी ट्राइब्स हमारे परिवारों पर हमला कर दें तो क्या होगा? यदि राजा ने सच में दुश्मन के साथ मिलकर धोखा किया है तो वो तख्त के लायक नहीं है। ये बेवकूफ़ी, विदेशी ट्राइब्स के साथ मिलकर अपने ही लोगों के खिलाफ साजिश करना, ये जनजाति धोखा है। अभी जो आया था वो कोई और नहीं, ज़ाओफेंग है, चिन का टॉप जनरल। वो झूठ नहीं बोलता, और ज़ाओफेंग जैसे कमांडर के लिए जी सिटी जीतना इतना मुश्किल भी नहीं। अगर यन का राजा वाकई अपने लोगों का गद्दार है, तो वो हमारी जाति का धोखेबाज है। जनरल, सबकी नज़र गोंगसुन ग्वांग पर थी, उसके जवाब का इंतजार करते हुए। कमांडर, आप क्या सोचते हैं? गोंगसुन ग्वांग ने पास खड़े रॉयल गार्ड कमांडर की तरफ देखा। थोड़ी देर सोचने के बाद कमांडर ने गहरी सांस ली और बोला, यदि राजा वाकई अपने लोगों के खिलाफ धोखा कर रहा है, तो वो तख्त के लायक नहीं है। दुनिया जानती है कि ज़ाओफेंग कैसा इंसान है। उसकी क्षमता के सामने इस शहर को जीतकर हमारे सैनिकों को मारना उसके लिए बड़ी उपलब्धि होगी। चिन के मेरिट सिस्टम में अगर ये आसान काम होता तो वो अकेला यहाँ नहीं आता। हमारी सेना अभी भी अंदर है, हर एक पोटेंशियल किल है चिन के लिए, फिर भी ज़ाओफेंग अकेला आया, बस यही काफ़ी सबूत है। गोंगसुन ग्वांग ने हल्का सा सिर हिलाया, उसकी आंखों में भरोसा और समझ साफ दिख रहा था। अब आप क्या करने वाले हैं? कमांडर ने पूछा। मैं शियांगपिंग में पैदा हुआ हूँ और मेरे नीचे वाले सैनिक भी वहीं के हैं। अगर राजा वाकई विदेशी ट्राइब्स के साथ मिल गया है तो हमारे परिवार या तो अभी मारे जा चुके हैं या जल्द मारे जाएंगे।
ऐसे राजा हमारी वफादारी के लायक नहीं। गोंगसुन ग्वांग की आवाज़ ठंडी और पक्की थी। जैसे ही उसने बोला, आसपास खड़े सैनिकों ने अपने हथियार मजबूती से पकड़ लिए। उनकी नज़र उस कमांडर और कुछ 100 रॉयल ट्रूप्स पर थी, जिसमें स्पष्ट दिख रहा था कि अगर कमांडर उसके खिलाफ गया तो सीमा सैनिक तुरंत हमला कर देते। झाओ फेंग ने जैसे ही यन राजा का गद्दारी का सच सबके सामने रखा, सीमा सैनिकों के दिल हिल गए। ज्यादातर लोग उत्तर सीमा से थे और अब विदेशी ट्राइब्स के हमले के साथ उनके परिवार खतरे में थे। कई लोग पहले से ही बेचारे हो गए थे। अपनी ही जाति का गद्दार होना हुआक्शा राज्यों में कभी माफ नहीं होता। अगर ऐसे राजा के लिए हम लड़ रहे हैं तो वो हमारी वफादारी के लायक नहीं। सबकी नज़र में कमांडर ऑफ द गार्ड्स ने आखिरी फैसला दिया। उसकी आवाज़ में पक्का इरादा था। अब उसे समझ आ चुका था कि और कोई रास्ता नहीं है। झाओ फेंग खुद आया है और शहर के रक्षक भी सीमा सैनिक हैं। अगर उसने अब विरोध किया तो वो जिंदा शहर से बाहर नहीं जाता। पर अगर वो अब गोंगसुन ग्वांग के साथ हो गया तो न सिर्फ अपनी जान बचा सकता था, बल्कि चिन के रूल में भविष्य में भी अच्छी पोजीशन पा सकता था। आखिरकार यन राज्य का पतन निश्चित था। कमांडर, आपकी सच्चाई और धर्मनिष्ठा लाजवाब है। गोंगसुन ग्वांग ने अपने हाथ जोड़कर कमांडर ऑफ द गार्ड्स को सलाम किया, फिर झाओ फेंग की तरफ देखा। बिना किसी देरी के उसने अपना हुक्म दिया, दरवाजे खोलो। यन का राजा रास्ता भटक गया है और अपने लोगों का धोखा दिया है। वो हमारे हुआक्शा सभ्यता का पापी है। ऐसे राजा के लिए सेवा करना लायक नहीं। अब युद्ध खत्म कर देना हमें उत्तर की सीमा सुरक्षा के लिए मौका देगा। गोंगसुन ग्वांग की आवाज़ पूरे शहर में गूंज उठी। उसके हुक्म पर दीवार के ऊपर और नीचे खड़े सैनिक एक स्वर में बोले, तुम्हारे आदेश पर। इस पल सब सैनिकों के दिल से बोझ उतर गया। वो सोच रहे थे कि शायद गोंगसुन ग्वांग शहर बचाने पर ही जोर देगा। पर अगर राजा यन वाकई बॉर्डर फोर्सेस को हटाकर उनके परिवार को बर्बाद होने दिया तो कैसे उसके लिए लड़ते? अब उनका एक ही मकसद था, उम्र भर के लिए अपने उत्तर सीमा के परिवारों को बचाना। और फिर जी सिटी के दरवाजे धीरे से खुले। गोंगसुन ग्वांग तुरंत अपने अधिकारियों के साथ चिन सेना के सामने गया। चिन कैंप में शहर के दरवाजे खुले देखकर जनरल छांग हैन और बाकी लोग हैरान रह गए। जनरल, आपने उनसे क्या कहा? दरवाजे कैसे खुले? क्या वो समर्पण कर रहे हैं? झाओ फेंग के चेहरे पर हल्का सा मुस्कान था। हर कोई बेशर्म और धोखेबाज नहीं होता। यन का राजा रास्ता भटक गया और दुश्मन के साथ मिल गया। ये हमारे लोगों के लिए सबसे बड़ा धोखा है। पर जी सिटी के जो सैनिक शहर की दीवार पे खड़े हैं, वो सब बॉर्डर ट्रूप्स हैं, ज़्यादातर उत्तर सीमा के हैं। और अब जब विदेशी इन्वेडर्स उनके घर पर हाथ डाल चुके हैं, उनके परिवार खतरे में हैं, वो कैसे इसको इग्नोर कर सकते हैं? यान का राजा चाहता था कि वो विदेशी ट्राइब्स का इस्तेमाल किन के खिलाफ करे, पर आखिर में उसने खुद अपने लिए तबाही बुलाई। ये विदेशी ट्राइब्स हुआक्सिया लोगों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जो भी उनके साथ मिलता है, चाहे वो किंग ही क्यों ना हो, उसे सब कंडेम करेंगे और गिराएंगे। झाओ फेंग ने जी सिटी पर हमला करने से पहले राजा यान की गद्दारी सबके सामने रखी ताकि युद्ध जल्दी खत्म हो जाए। अपने ही लोगों का धोखा देना और विदेशी दुश्मन के साथ मिलना, ऐसे लोग को आगे चलकर सब गद्दार कहते हैं। इस युग में उसे रेस ट्रेटर कहा जाता। चाहे वो किंग ही क्यों ना हो, सब उसे नफरत करेंगे। चलो, ट्रूप्स को शहर में ऑर्डरली फॉर्मेशन में ले जाओ। यान का राजा विदेशी ट्राइब्स के साथ मिल गया है, मैं खुद उसका काटूंगा। झाओ फेंग ने ठंडी आवाज में कहा, घोड़े पर तेजी से चढ़ते हुए जी सिटी की तरफ बढ़ा। जनरल, यान का राजा अभी भी सॉवरेन है, इसे छोड़ना चाहिए ताकि हिज मैजेस्टी फैसला करें। अगर आप उसको मारेंगे, अंजाम भारी होगा। ज़ैंग हैन ने दांत पे दांत कसकर झाओ फेंग को रोकने की कोशिश की, पर झाओ फेंग ने इग्नोर कर दिया। वो बस आगे बढ़ गया। जनरल के पीछे चलो, डिफेंसिव फॉर्मेशन बना लो, ज़ैंग हैन ने चिल्लाया, फिर घोड़े पर तेजी से आगे बढ़ गया। झाओ फेंग के पीछे 2500 एलीट गार्ड्स क्लोजली फॉलो कर रहे थे और कैवलरी यूनिट उनके पीछे। जैसे ही वो शहर के दरवाजों के पास पहुंचे, जनरल गोंगसुन ग्वांग सुप्रीम जनरल झाओ फेंग को नमन करता है। मैं अपनी 70,000 बॉर्डर ट्रूप्स के साथ ग्रेट किन के सामने समर्पण के लिए तैयार हूँ।
गोंगसिन ग्वांग जमीन पर घुटने टेक कर बोला, मैं बस ये चाहूंगा कि सुप्रीम जनरल मुझे अपनी सेना के साथ उत्तर सीमा ले जाने दें, जहां हम विदेशी इन्वेडर्स से लड़कर अपने लोगों को बचाएंगे। जी सिटी को सिक्योर करने के बाद मैं खुद आपको लड़ने के लिए ले जाऊंगा। जाओ फेंग ने रिप्लाई दिया, घोड़े से उतरते हुए गोंगसिन ग्वांग की मदद करके उसे खड़ा कराया। धन्यवाद सुप्रीम जनरल जाओ फेंग, गोंगसिन ग्वांग ने कृतज्ञता से कहा। यान किंगडम के इंपीरियल गार्ड्स के कमांडर वे ज़ेंग भी सुप्रीम जनरल जाओ फेंग को नमन करते हैं। एक और आवाज़ गूंज उठी। मैं भी अपनी 50,000 इंपीरियल गार्ड्स और 1 लाख नई रिक्रूट की हुई सेना के साथ सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ। वे ज़ेंग ने गोंगसिन ग्वांग की तरह घुटने टेक दिए। जाओ फेंग ने सिर हिलाते हुए दोनों की मदद की और उन्हें उठाया। फिर उसने अपनी नज़र उन जनरल्स और शहर की दीवार पर खड़े यान के सैनिकों पर डाली। यान का लाजा अपने ही लोगों का धोखा देकर विदेशी इन्वेडर्स के साथ मिल गया है। जाओ फेंग ने जोर से अनाउंस किया, मैंने आपकी वफादारी अपनी आंखों से देखी है। वो सोल्जर्स जो सरेंडर कर रहे हैं। ग्रेट किन के सुप्रीम जनरल के रूप में मैं आज जी सिटी में सबको घोषित करता हूँ, कोई भी अपने पद से नीचे नहीं होगा। जबरदस्ती भर्ती किए गए सोल्जर्स को उनके घर वापस भेजा जाएगा। बॉर्डर ट्रूप्स और इंपीरियल गार्ड्स मेरे साथ उत्तर सीमा जाएंगे और इन्वेडर्स को खत्म करेंगे। लॉन्ग लिव द किंग किंग, लॉन्ग लिव ग्रेट किन, लॉन्ग लिव द किंग किन। जी सिटी के सोल्जर्स के बीच से उत्साहित आवाजों का तूफान मच गया। तुम दोनों जनरल्स के योगदान को याद रखा जाएगा, जाओ फेंग ने गोंगसिन ग्वांग और वे ज़ेंग से कहा। ये जीत बिना खून बहाए और बिना किसी जान के नुकसान के हासिल हुई है। ये एक बड़ा उपलब्धि है। उसके शब्दों का मकसद था उन्हें अश्योर करना। युयांग सिटी के बैटल के अलग वहां डिफेंडिंग यान फोर्सेस ने किन के एलीट ट्रूप्स को काफी नुकसानदाय पहुंचाया था, इसलिए सरेंडर के बाद भी उन्हें क्रिमिनल्स माना गया था। पर जी सिटी के डिफेंडर्स अलग थे। किन की आर्मी ने अभी तक अटैक नहीं किया और उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए उनका सरेंडर एक बड़ा मेरिट था, एक पाप नहीं। युद्ध के बाद भी जाओ फेंग इंश्योर करेंगे कि उन्हें कभी गुलाम नहीं बनाया जाए। धन्यवाद सुप्रीम जनरल, दोनों ने गहरी झुकती हुई नमस्ते की। सुप्रीम जनरल कृपया शहर में प्रवेश करें, गोंगसिन ग्वांग ने रहा। यान का राजा अभी भी रॉयल पैलेस में है। मैंने पूरे शहर की सेना को ग्रेट किन के सामने सरेंडर करने का हुक्म दिया है। अब कोई विरोध नहीं होगा। गोंगसिन ग्वांग की आवाज में गहरा रिजेंटमेंट था। चलो, जाओ फेंग ने बिना किसी देरी के कहा, घोड़े पर चढ़ते हुए शहर में प्रवेश किया। गोंगसिन ग्वांग और वे ज़ेंग ने उसका साथ दिया, उसकी सुरक्षा इंश्योर करते हुए, गार्ड्स की तरह नहीं बल्कि सीनियर जनरल्स के रूप में। ज़ैंग मिंग ने जाओ फेंग के गार्ड्स के साथ एस्कॉर्ट की जिम्मेदारी संभाली। शहर के अंदर जो यान सोल्जर्स डिफेंस के लिए खड़े थे, अब मेन रोड के साथ खड़े हो गए, हथियार नीचे रख दिए। घोड़े पर बैठे जाओ फेंग उनके चेहरे देख सकता था। रिलीफ, एक्साइटमेंट, बचने की खुशी। जब उनके जनरल्स ने सरेंडर अनाउंस किया, हर सोल्जर ने ये इमोशंस महसूस किए, क्योंकि जी सिटी के हर सोल्जर को समझ था कि वो किन आर्मी का सामना नहीं कर सकते, खासकर जब सामने लेजेंडरी किन वॉर गॉड जाओ फेंग हो। अगर किन आर्मी शहर में घुस गई होती तो या तो वो बैटल में मर जाते या गुलाम बन जाते, पर अब सुप्रीम जनरल खुद उन्हें अश्योर कर रहा था कि उन्हें न मारा जाएगा न गुलाम बनाया जाएगा। उनके लिए ये सबसे बड़ा अंजाम था। शहर के अंदर 2 लाख यान ट्रूप्स खड़े थे और किन आर्मी को बिना किसी नुकसान के शहर में एंटर करते देख रहे थे। गोंगसिन ग्वांग और वे ज़ेंग के साथ जाओ फेंग रॉयल पैलेस की तरफ बढ़ा। रास्ता बिल्कुल खुला था। यान का राजा अपने तख्त पर टेंसली बैठा था, चेहरा गंभीर और चिंता से भरा हुआ। ये क्या हो रहा है? बाहर कोई बैटल क्राई नहीं है। किन आर्मी ने आज अटैक नहीं किया क्या? उसने आधे खाली कोर्ट की तरफ देखा। कई मिनिस्टर्स पहले ही अपोज करने पर कैद हो चुके थे। सिर्फ वही बचे थे जो उसकी अथॉरिटी से डरते थे या उसकी तरह विदेशी ट्राइब्स के साथ मिलकर चलना चाहते थे। और तब रिपोर्ट, एक बड़ी इमरजेंसी है योर मैजेस्टी। एक दरवाजे से एक भयभीत इंपीरियल गार्ड हॉल में दौड़ा। क्या हुआ? यान राजा ने पूछा भावुकता से भरे भूरे भौं के साथ। किन आर्मी शहर में घुस गई है। वो अभी पैलेस की तरफ बढ़ रही है। ना, शायद वो अंदर भी आ चुकी हो।
इंपीरियल गार्ड की आवाज डर से कांप रही थी। ये सुनकर यान राजा एकदम खड़ा हो गया, चेहरा डर और निराशा से टूटा हुआ। क्या कहा आपने? किन आर्मी शहर में घुस गई? नामुमकिन। वेई ज़ेंग और गोंगसुन ग्वांग क्या कर रहे थे? शहर में अभी भी 2 लाख सोल्जर्स हैं, वो आधा घंटा भी कैसे नहीं रोक पाए? तुम मजाक कर रहे हो, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम मुझे झूठ बोलने की हिम्मत करते हो, तुम मरने के लिए कह रहे हो। यान राजा की आंखें गुस्से से फैल गईं और उसने भयभीत संदेशवाहक पर चिल्लाया, योर मैजेस्टी, ये कहा जा रहा है कि शहर के सोल्जर्स ने सुना कि योर मैजेस्टी ने विदेशी इन्वेडर्स के साथ मिलकर काम किया। सुप्रीम जनरल जाओ फेंग खुद आया और उन्हें समझाया और गोंगसुन ग्वांग और वेई ज़ेंग ने सरेंडर कर दिया। कांपते हुए इंपीरियल गार्ड ने ये भयंकर खबर दी। ये सुनकर यान राजा पीछे लटक गया, धैर्य खत्म, सीधा जमीन पर गिर गया। मैंने उनके साथ इतना दया किया, फिर भी वो मुझे धोखा दे सकते हैं? कैसे धोखा दे सकते हैं? क्यों? राजा यान का बूढ़ा चेहरा हैरानी और निराशा से भरा था। उसके पास 2 लाख एलीट सोल्जर्स थे, फिर भी उन्होंने बिना लड़े सरेंडर कर दिया। शुरू में उसने प्लान किया था कि इन 2 लाख ट्रूप्स पर भरोसा करके किन आर्मी का सामना करेगा जब तक डोंगहू से रीइंफोर्समेंट्स न आएं। पर अब सारे प्लान्स फेल हो गए। अगला पल, एक आवाज ग्रैंड हॉल के बाहर गूंज उठी, साथ में सैनिकों के आर्मर की झंकार। क्योंकि आप न राइटियस हो, न जस्ट, न लॉयल, न फीलियल। एक गरजती आवाज हॉल में गूंजी। सबकी नज़र इंस्टिंक्टिवली एंट्रेंस की तरफ मुड़ गई। एक किन जनरल काले आर्मर में खून से भरी भयंकर ऑरा के साथ हॉल में घुसा। उसके पीछे कई किन सोल्जर्स काले आर्मर में थे। वो तुरंत हॉल में घुस गए और सब पर कंट्रोल कर लिया। ये सीन देखकर यान किंगडम के रॉयल गार्ड्स तुरंत अपने हथियार नीचे गिरा दिए और सरेंडर कर दिया। जाओ फेंग! यान राजा ने अपना सिर उठाया, जाओ फेंग की तरफ नफरत भरी नज़र से घूरता हुआ। बिल्कुल सही। जाओ फेंग ने हॉल में कदम रखा। हर कदम के साथ यान ऑफिशियल्स के चेहरे हल्के हो गए। तुम यान राजा जाओ फेंग की तरफ उंगली उठाकर कांपते हुए बोला। शब्द नहीं निकल रहे थे, पर जैसे ही उसने गोंगसुन ग्वांग और वेई ज़ेंग जाओ फेंग के पीछे खड़े देखा, उसका गुस्सा और तेज हो गया। गद्दार कमीने! क्या मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया? कैसे धोखा दे सकते हो? तुम धोखेबाज, बेवफा और अधर्मियों जैसे हो। यान राजा ने उन पर उंगली उठाई, चेहरा लाल गुस्से से भर गया। यान राजा के इल्जाम के सामने वेई ज़ेंग ने सिर झुका लिया, आर्ग्यू नहीं करना चाहता। पर गोंगसुन ग्वांग आगे बढ़ा, यान राजा की आंखों में आंखें डालकर बोला, बस एक बात पूछूं, क्या आपने डोंगहू के साथ मिलकर काम किया? इसके लिए मुझे धोखा देते हो? किन के इरादे यान किंगडम को बर्बाद करने के हैं। ची और चू ने सेना नहीं भेजी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। यान के लिए सब कुछ वर्थ है। यान राजा पागल चेहरे के साथ बोला, क्या आप समझते हैं कि यह आपके पूर्वजों के साथ गद्दारी है? समझते हैं कि आपकी स्वार्थी फैसले की वजह से उत्तरी सीमा के लाखों सिविलियन सफ़र करेंगे? ये सब आपके कारण है। इस चरित्र के साथ, इतने कमीने और शेमलेस व्यवहार के साथ कैसे आप किंग बनने के लायक हो? कैसे आप मेरी लॉयल्टी डिज़र्व करते हो? तुम मरने के लायक हो। गोंगसुन ग्वांग ने यान राजा की तरफ उंगली उठाई, गहरी नफरत के साथ। पूरा यान किंगडम मेरा है। अगर कुछ जानों की कुर्बानी से देश बच सके तो सब कुछ वर्थ है। यान राजा अब भी पागलपन में बोल रहा था। उसके लिए और कई पावर ऑब्सेस्ड बुनाक्स के लिए इंसान की जान की कोई कीमत नहीं। वो बस परवाह नहीं करते। तुम पागल हो। मैं सच में अंधा था कि मैंने तुम्हारी सेवा की। गोंगसुन ग्वांग ने गुस्से से थूक दिया, पलटकर यान राजा की तरफ फिर से नहीं देखा। कोर्ट में इतने कम ऑफिशियल्स क्यों हैं? बाकी भाग गए क्या? रिपोर्ट करते हैं माय लॉर्ड। जब मंत्रियों को पता चला कि राजा ने विदेशी ट्राइब्स के साथ मिलकर गद्दारी की, तो उन्होंने गुस्से में उनका विरोध किया। सबको जेल में डाल दिया गया। एक कांपते हुए रॉयल गार्ड ने जवाब दिया। ये सुनकर जाओ फेंग ने सिर हिलाया और बचे हुए ऑफिशियल्स की तरफ नजर डाली। वो तकरीबन 60-70 बचे हुए थे। तुम्हारे फेलो मिनिस्टर्स ने इस बेवकूफ़ राजा का विरोध किया और तुम सब चुप रहे।
अगर ऐसा है तो हार्टलेस और बेवफा, तुम्हारे जीने का कोई रीजन नहीं, जाओ फेंग ने कोल्ड टोन में कहा। हाथ उठाया। उसके गार्ड्स तुरंत समझ गए। उन्होंने तलवारें निकाली और बचे हुए ऑफिशियल्स पर अटैक कर दिया। एक पल में पूरा कोर्ट खून से भर गया। सब यान ऑफिशियल्स बिना किसी छूट के मार दिए गए। ग्रैंड हॉल का फ्लोर लाल खून से भरा था। ये मैसेकर देखकर यान राजा का चेहरा मौत के रंग का हो गया। चाहे उसके पास रॉयल पावर थी, उसने कभी इतनी ब्रूटल सीन नहीं देखी थी। तुम्हें भी मरना चाहिए, जाओ फेंग ने यान राजा की आंखों में आंखें डालकर उसकी तरफ कदम बढ़ाया। क्या करोगे? हारे हुए भी मैं अभी भी किंग हूं। सिर्फ इंग ज़ेंग ही मेरे फेट का फैसला कर सकते हैं। एक किंग को मारने का गुनाह क्या तुम उठाने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? यान राजा डर से पीछे हटते हुए चिल्लाया। जाओ फेंग ने इग्नोर किया। उसने हाथ बढ़ाया और यान राजा को एक हाथ से उठा लिया। किंग? मैंने कभी किंग नहीं मारा, पर आज मैं पहली बार कोशिश करूंगा। मैं ना सिर्फ तुम्हें मारूंगा, बल्कि पूरी सेना के सामने करूंगा। तुम्हारे गुनाह मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा। तुम हमेशा के लिए बदनामी के साथ रहोगे। जैसे ही उसने कहा, जाओ फेंग यान राजा को उठाकर हॉल से बाहर ले गया। रॉयल पैलेस के अंदर इस वक्त किन के एलीट सोल्जर्स के अलावा कई यन के रॉयल गार्ड्स और फ्रंटियर सोल्जर्स भी मौजूद थे। जाओ फेंग सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आया, एक हाथ से यन किंग को घसीटता हुआ। ये है यन का राजा, जाओ फेंग ने ठंडी आवाज में कहा, राजा को सबके सामने उठाकर दिखाते हुए। सारे नज़ारे एक ही जगह जमा गईं, जाओ फेंग और यन किंग। छोड़ो मुझे, मैं चाहे जो हूं, आखिर मैं एक राजा हूं। तुम मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। तुम्हारे पास मेरी किस्मत का फैसला करने का कोई अधिकार नहीं। यन किंग जी शी पागलों की तरह झूल रहा था, खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए। जाओ फेंग की आवाज गरजी, ये यन का राजा जी शी, जिसने विदेशी कबीलों के साथ हाथ मिलाया, ह्वाक्सिया लोगों से गद्दारी की, वो राजा के लायक नहीं, इंसान के लायक भी नहीं। आज मैं जाओ फेंग अपने हाथों से इसका सर काट कर दुनिया को बताऊंगा कि जो ह्वाक्सिया से गद्दारी करेगा, चाहे वो किसी भी पद पर हो, उसकी मौत निश्चित है। जाओ फेंग को इस गद्दार से कोई बहस नहीं चाहिए थी। गद्दार सिर्फ गद्दार होता है, और आज जी शी का सर सबके सामने गिरने वाला था। ये कहते ही जाओ फेंग ने अपनी पकड़ छोड़ दी। यन किंग धड़ से जमीन पर गिरा। दो गार्ड्स तुरंत आगे बढ़े, उसको पकड़कर नीचे दबा दिया। अब वो हिल भी नहीं सकता था। शिंग। जाओ फेंग ने अपनी कमर से लॉन्ग क्वन तलवार निकाली। तलवार की धार तेज, ठंडी और खतरनाक चमक रही थी। यन किंग घबराकर चिल्ला उठा, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत रखते हो? मैं राजा हूं, तुम सिर्फ किन के एक जनरल हो। ग्रैंड जनरल होने पर भी तुम्हारे पास मुझे सजा देने का अधिकार नहीं। अब असली डर उसके चेहरे पर था। उसने विदेशी कबीले इसलिए बुलाए थे ताकि वो खुद बच जाए, पर अब अगर जाओ फेंग ने उसे मार दिया तो उसकी सारी चाल, सारे प्लान सब बेकार। जाओ फेंग ने सीधा कहा, मैं तुम्हें किन के नाम पर नहीं मार रहा, मैं तुम्हें मार रहा हूं उन लाखों लोगों के लिए जो उत्तर सीमा पर बर्बाद हो गए, ह्वाक्सिया के उन सब लोगों के लिए जो तुम्हारे जैसे गद्दार की वजह से पिटते और मरते रहे। विदेशी कबीलों से मिलकर काम करना, ये गुनाह माफ नहीं हो सकता। मर जाओ। एक ठंडी गरज के साथ जाओ फेंग ने अपनी लॉन्ग क्वान तलवार चलाई। शिंग, एक पल, एक चमक, एक धार, और उससे पहले कि यन किंग चीख भी पाता, उसका सर जमीन पर गोल गोल घूमता हुआ जा गिरा। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। एक राजा का सरेआम सरकलम, हजारों लोगों के सामने। ये इतिहास में कभी नहीं हुआ था। सिस्टम प्रॉम्प्ट, आपने यन किंग जी शी का वध किया। आपको मिला +500 एट्रीब्यूट पॉइंट्स और एक टियर 3 ट्रेजर चेस्ट। पर जाओ फेंग को अभी इनाम से कोई मतलब नहीं था। राजा को मारकर उसके दिल में एक ही बात थी, गद्दार को मौत मिलनी ही चाहिए। जाओ फेंग ने यन किंग का कटा हुआ सर उठाया, सबके सामने ऊंचा करके गर्जा, जो अपनी कौम से गद्दारी करे, चाहे वो राजा ही क्यों ना हो, उसकी सजा सिर्फ मौत है। सबका मुंह खुला का खुला रह गया। किन के सोल्जर्स, यन के सोल्जर्स, गोंगसुन ग्वांग, वई जेंग, सब हैरान। सर जमीन पर पड़ा था, आंखें खुली, भरपूर पछतावा। लंबी खामोशी के बाद, शाबाश, गोंगसुन ग्वांग गरजा, और तुरंत पूरा महल गूंज उठा। शाबाश, शाबाश, गद्दार की यही सजा।
70,000 फ्रंटियर सोल्जर्स के दिल में तो सुकून की लहर दौड़ गई। उनके घर, उनके परिवार, उनकी जमीन सब दुश्मनों से पापी हुए थे और ये राजा उन्हीं दुश्मनों का दोस्त बन गया था। आज उनका गुस्सा शांत हो गया। जनरल क्वाईपू आगे आया, धीरे से बोला, क्या हम रिपोर्ट करें कि यन किंग युद्ध की अफरा तफरी में मर गया? जाओ फेंग ने ठंडी नजर से बोला, सच बताओ, जी सिटी का पूरा सच। गद्दार को मारना और वो भी राजा हो, ये कोई पाप नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि हिज मैजेस्टी समझेंगे। वैसे भी मैंने पहले ही बॉर्डर की स्थिति और अपना निर्णय रिपोर्ट कर दिया था। जाओ फेंग की बातों में जरा भी डर नहीं था। वो वाक्सिया का बेटा था और गद्दारों के साथ उसका सिर्फ एक ही व्यवहार था, तलवार। और एक और वजह भी थी। राजा के मर जाने से 2 लाख यन सोल्जर्स के पास कोई वापस जाने का रास्ता नहीं बचा। अब वो पूरी तरह किन के साथ बंध गए थे। राजा मरना मतलब बागी होने का डर खत्म और विश्वास तोड़ने का डर शुरू। और तीसरा फायदा, टियर 3 ट्रेजर चेस्ट जो पहली बार मिला था। एक राजा के मरने से कितनी बड़ी दौलत मिलती है, सिस्टम ने खुद बता दिया। क्वाईपू ने झुककर कहा, समझ गया जनरल। तूसुई, जाओ फेंग गरजा। हाजिर हूँ। तूसुई तुरंत आगे आया। आई एम लीविंग जी सिटी तुम्हारे हवाले, जाओ फेंग ने गंभीरता से कहा। यान के पैलेस के सारे कोर्ट ऑफिशियल्स को गिरफ्तार कर लो, उनकी सारी फैमिलीज को स्लेवरी में भेज दो, और जो लोग किंग ऑफ यान के खिलाफ थे और जिनके वजह से उन्हें कैद किया गया, उनको इज्जत से ट्रीट करो। उन्हें जी सिटी की गवर्नेंस में मदद करने दो। जब यान पूरी तरह शांत हो जाए, उनके लिए मैं खुद रिवॉर्ड्स मांगूंगा। जी जनरल, तूसुई सीधे स्पाइन के साथ बोला। जनरल वेजेंग, झाओ फेंग ने पुकारा। प्रेजेंट। वेजेंग तुरंत सामने आया, चेहरे पर हल्का सा डर। जी सिटी अभी अभी जीती गई है। तुम अपने इंपीरियल गार्ड्स को लेकर जनरल तूसुई के साथ मिलकर शहर को स्टेबलाइज करोगे। अगर तुम ग्रेट किन के लिए वफादारी से काम करोगे, ना मैं और ना ही हिज मैजेस्टी तुम्हारे साथ नाइंसाफी करेंगे। झाओ फेंग ने नर्म पर मजबूत आवाज में कहा। वेजेंग ने गहरी सांस ली। समझ गया जनरल। उसे पता था अभी जुबानी वफादारी का कोई मतलब नहीं, यहां सिर्फ अमल ही अपना असर दिखाएंगे। गोंगसुन ग्वांग, बॉर्डर आर्मी ज्यादातर कैवलरी है, सही? हाँ जनरल, 70,000 बॉर्डर ट्रूप्स, सबके पास अपनी माउंट्स हैं। गोंगसुन ग्वांग ने तुरंत जवाब दिया। झाओ फेंग की आंखों में शार्प डिटर्मिनेशन चमका। गोंगसुन ग्वांग, क्या तुम तैयार हो मेरे साथ यान की नॉर्दर्न फ्रंटियर तक जाने के लिए, इन्वेडर्स को मिटाने के लिए? गोंगसुन ग्वांग बिना पल भर सोचे एक घुटने पर गिर गया। मैं हाजिर हूं जनरल। झाओ फेंग ने अपने हाथ से उसे उठाया। अच्छा, आज मैं 1 लाख चिन कैवलरी और तुम्हारी 70,000 बॉर्डर आर्मी के साथ मिलकर यान के उत्तर की सीमा तक मार्च करूंगा। जो भी हमारे देश के ऊपर हाथ उठाएगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। बॉर्डर सोल्जर्स की आंखों में नई आस चमकी। नॉर्थ से आने वाले फॉरेन ट्राइब्स कितना तबाही मचाकर आए होंगे, किसी को नहीं पता, लेकिन एक बात सब जानते थे, हर लम्हा कीमत रखता था। हो सकता है तेजी से चलकर वो अब भी अपने परिवार को बचा सकें। कुछ ही घंटों में जी सिटी के उत्तर दरवाजों से 1,70,000 से ज्यादा कैवलरी एक तूफान की तरह निकल पड़ी। जी सिटी वॉल्स। क्वाईपू उन्हें देखता रहा। जनरल तूसुई, क्या हमें वाकई सब कुछ वैसे ही रिपोर्ट करना होगा जैसे जनरल झाओ ने कहा है? किंग ऑफ यान को मार गिराना ये छोटी बात नहीं। तूसुई की एक्सप्रेशन पत्थर की तरह सख्त थी। हमें जनरल के हुक्म पर चलना है। वो सही थे, तूसुई ने आगे कहा। हिज मैजेस्टी समझदार हैं। फॉरेन ट्राइब्स के खतरा उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। जनरल झाओ की वजह से सरेंडर्ड यान आर्मी भी अब निश्चित तरीके से हमारे साथ खड़ी है। ये उनकी फोरसाइट थी। क्वाईपू ने हिचकिचाहट दिखाई। लेकिन वो एक राजा था, आखिरकार एक राजा। उसकी मौत का फैसला केवल हिज मैजेस्टी कर सकते थे। अब कोर्ट में बहुत से लोग उन्हें इम्पीच करने के लिए तैयार बैठे होंगे। तूसुई ने हाथ जोड़कर कहा, चाहे जो हो, हिज मैजेस्टी फैसला निर्दोष तरीके से करेंगे, और जो लोग पीछे बैठकर उंगलियां उठाते हैं वो कभी बैटलफील्ड का खून पसीना नहीं समझ सकते। तभी, जनरल तू, हमें प्रिंस जीदान मिल गए हैं, क्राउन प्रिंस के रेजिडेंस से। तूसुई की आंखों में तेज चमक उठी।
अच्छा, जीदान ही उस हमले की साजिश का मुख्य जिम्मेदार था। उसे तुरंत स्यानयांग भेजो, हिज मैजेस्टी खुद उसका फैसला करेंगे। स्यानयांग, ग्रेट किन इंपीरियल कोर्ट। जी सिटी के गिरने और यान किंग की मौत की खबर स्यानयांग पहुंचते ही कोर्ट में तूफान से भी बड़ा हल्ला मच गया। योर मैजेस्टी, जी सिटी की विजय बहुत महान है, लेकिन झाओ फेंग का हरकत माफ नहीं किया जा सकता। एक राजा को मार देना, ये राजद्रोह है। कृपया जनरल झाओ फेंग को कठोर सजा दी जाए। वांग वैन सबसे पहले हाथ जोड़कर आगे आया, चेहरे पर धर्म के रक्षक जैसा नाटक, अंदर से जहर भरा खुशी। उसके बाद क्वाई ज्वांग, अ प्रिजनर किंग भी राजा होता है, सिर्फ योर मैजेस्टी उसका फैसला कर सकते थे। झाओ फेंग ने राज मर्यादा का अपमान किया। एक के बाद एक ऑफिशियल्स उठकर चिल्लाने लगे, सिवियर पनिशमेंट, ही मस्ट बी डिसिप्लिन्ड, ये नामाफ होने वाला जुर्म है। वांग वैन खुश था, अंदर ही अंदर हंस रहा था। झाओ फेंग, तुम अब गए काम से। राजा को मारने की जुर्रत, तुम बच नहीं सकते। लेकिन वो एक बात नहीं देख पाया। सिंहासन पर बैठे इंग जिंग की आंखों में सर्दी थी। वो एक एक ऑफिशियल का चेहरा याद कर रहा था। तभी हान फे ने एक जोर की आवाज में कहा, योर मैजेस्टी, मैं मानता हूं कि जनरल झाओ फेंग का फैसला बिल्कुल सही था, बल्कि वो एक ब्रिलियंट डिसीजन था। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया। वांग वैंग का चेहरा काला पड़ गया। मिनिस्टर हान, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? राजा को मारना और आप कह रहे हैं वेल डन। हान फे एक कदम आगे बढ़ा, आंखों में एक तेज ब्रिलियंस। योर मैजेस्टी, मुझे इस फैसले का पूरा समर्थन करने दीजिए। झाओ फेंग ने अपनी हद पार कर दी है। वांग वान ने हानफी को ठंडी नजर से देखते हुए कहा। इससे पहले कि कोर्ट में कोई और बोले, ली सी आगे बढ़े। मिनिस्टर हान बिल्कुल सही कह रहा है। जनरल झाओ फेंग ने जो किया वो वाकई सही था। यन का राजा फॉरेन ट्राइब्स के साथ मिलकर अपने ही हुआशिया लोगों को बेच रहा था। ऐसे गद्दार को मारना ये हर एक हुआशिया नागरिक का अधिकार है। उसका सर तन से जुदा करना 3 काम करता है। पहला, सेना का हौसला आसमान छू जाता है। दूसरा, सरेंडर्ड यंग ट्रूप्स तुरंत सीधे हो जाते हैं। तीसरा, पूरे संसार को संदेश मिलता है कि गद्दारी की सजा मौत है। क्वाई ज्वांग ने तुरंत जवाब दिया, चाहे तुम कितना भी अच्छा बोल लो, सच ये है कि झाओ फेंग ने ओवरस्टेप किया। एक राजा को मारकर उन्होंने हिज मैजेस्टी के सर्वोच्च अधिकार को तोड़ा है। हाँ, ये गलती का असली मुद्दा अथॉरिटी क्रॉस करना है। एक राजा का फैसला सिर्फ और सिर्फ हिज मैजेस्टी कर सकते हैं, एक आम प्रजा का कोई अधिकार नहीं। हम सब मिलकर मांग करते हैं झाओ फेंग को कठोर सजा दी जाए। कोर्ट में एक और शोर मचने ही वाला था कि तभी एक ऐसा व्यक्ति आगे आया जिसे देखकर सब चुप हो गए। वे लियाओ। वो धीरे कदम से आगे बढ़े, चेहरे पर हमेशा की तरह हल्का सा मुस्कान। मंत्रियों, उन्होंने धीरे से कहा, जनरल झाओ फेंग ने यन किंग को हिज मैजेस्टी के आदेश पर ही मारा है। कोर्ट में मौसम की बिजली से भी ज्यादा जोर का सन्नाटा छाया। व्हाट? वांग वान घबरा गया। लॉर्ड वे, क्या ये सच है? वे लियाओ ने सीधी आवाज में कहा, जब यन बॉर्डर आर्मी ने अजीब हरकतें शुरू की थीं, तभी जनरल झाओ फेंग ने रिपोर्ट भेजी थी कि यन का राजा फॉरेन ट्राइब्स से मिलकर गद्दारी कर रहा हो सकता है। उन्होंने पूछा था, अगर शक सच निकले तो क्या उन्हें तुरंत फांसी दी जा सकती है? हिज मैजेस्टी ने स्वाभाविक रूप से उन्हें यह अधिकार दिया था। सबके चेहरे पल भर में सफ़ेद हो गए। आंखें अपने आप सिंहासन पर बैठे यिंग ज़ेंग की तरफ मुड़ गईं, और तब यिंग ज़ेंग फाइनली बोले, हाँ, एक शब्द, लेकिन कोर्ट के लिए वो एक तलवार जैसा था। योर मैजेस्टी, वांग वान ने फिर कोशिश की, हम सबको इस बारे में बताया क्यों नहीं गया? यिंग ज़ेंग ने उनकी तरफ ऐसी नज़र से देखा जैसे उन्हें तोड़ देंगे। क्या मेरी गुप्त सैन्य आज्ञा तुम्हें पहले बताना जरूरी है? वांग वान का रंग उड़ गया। माफी चाहता हूं योर मैजेस्टी, मैं सीमा पार कर रहा था। यिंग ज़ेंग की आवाज शांत पर कातिल थी। जब झाओ फेंग ने यन बॉर्डर की हरकतें रिपोर्ट की थीं, तभी मुझे शक हो गया था कि यन का राजा फॉरेन ट्राइब से मिला हुआ है। इसलिए मैंने झाओ फेंग को अधिकार दिया था कि अगर गद्दारी साबित हो जाए तो उसे बिना किसी देरी के मार दिया जाए। अब देखो,
मेरा फैसला सही निकला। ये सच आधा था, बाकी हाफ ट्रूथ यिंगज़ैंग के दिल में था। ज़ाओ फेंग का असली मकसद वो अब समझ चुके थे। ये लड़का राजा को मारने की भी हिम्मत रखता है, और ये वांगवान जैसे सवालों से भरे बुजुर्ग, सबको बाद में देख लूंगा। वांगवान और उसकी पूरी पार्टी अब बिल्कुल चुप हो गई। हम सब ने सीमा पार की। वांगवान ने झुककर कहा, हम पीछे हटते हैं। यिंगज़ैंग ने पूछा, बाकी बैटल रिपोर्ट? ज़ाओ फेंग के राजा को मारने वाली खबर ने पूरा कोर्ट हिला दिया था और बाकी रिपोर्ट बीच में रुक गई थी। जाओ गांव ने स्क्रोल खोला और पढ़ना शुरू किया। योर मैजेस्टी, मैं आपका सेवक यन किंग को इसलिए फांसी दी क्योंकि सरेंडर ट्रूप्स को तुरंत शांत करना जरूरी था। मैंने जनरल टू सुई को जी सिटी और आसपास की नगरियां संभालने का अधिकार दिया है। मैं अपनी कैवलरी और 70,000 सरेंडर्ड यन बॉर्डर सेना के साथ नॉर्थ जा रहा हूं, फॉरेन ट्राइब्स से लड़ने। ये इन्वेडर्स हुआ शिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। यन की जमीन अब ग्रेट किन का हिस्सा है। उनके लोग अब हमारे लोग हैं। एक किन जनरल होने के नाते उनकी रक्षा मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं नॉर्थ मार्च कर रहा हूं, उनका एक भी सिपाही जिंदा नहीं छोड़ने के इरादे से। साथ ही यन क्राउन प्रिंस जी दान पकड़ा गया है और सियान यांग भेजा जा रहा है योर मैजेस्टी के फैसले के लिए। यिंगज़ैंग ने हाथ उठाकर संकेत दिया। अच्छा, फॉरेन ट्राइब्स हमारे जन्म शत्रु हैं। ज़ाओ फेंग अगर नॉर्थ जा रहा है तो मुझे कोई चिंता नहीं। तभी रिपोर्ट, दरवाजे धड़ाम धड़ाम करके खुले। यन की नॉर्दर्न फ्रंटियर से अर्जेंट खबर। डोंगहू किंगडम ने 2 लाख की सेना भेज दी है। 1 महीने से कम में 10 से ज्यादा शहरें गिर चुकी हैं। फॉरेन ट्राइब्स हर जगह मारकाट और लूटपाट कर रहे हैं। शियांगपिंग शहर लगभग पूरी तरह कत्लेआम का शिकार हो चुका है। कोर्ट में हॉरर की हवा फैल गई। फॉरेन ट्राइब्स जेनोसाइड कर रहे हैं। यिंगज़ैंग की आवाज में ठंडी मारकाट वाली गर्माहट थी। बहुत दिनों बाद किसी ने इतनी हिम्मत की है। हुआ शिया लोगों का खून बहाया जा रहा है। फिर उन्होंने एक डिक्री जारी की। ज़ाओ फेंग को फरमान भेजो, जो भी फॉरेन इन्वेडर मिले, एक को भी जिंदा मत छोड़ना। यिंगज़ैंग की आंखों में जुनून की मारकाट थी।